Hello, students of BSc Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra, and today I will take the lecture from oil plants. And today we'll discuss about the sunflower. प्रीवियसली मैंने ऑयल प्लांट्स ही लिए थे जिसमें हमने मस्टर्ड के बारे में पढ़ा और ग्राउंडनट के बारे में पढ़ा। आज हम सनफ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम है, वर्नाकुलर नेम जिसे कहा जाता है, देसी नेम, वो तो है सूरजमुखी। और इसका बॉटनिकल नेम है हेलियंथस एनुअस और ये एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में देखें तो जो सूरजमुखी है वो खाद्य तेलों की सूची में चौथे स्थान पर है। हालांकि भारत में तो पिछले 2 दशकों से ही इसकी खेती और तेल का उत्पादन बढ़ा है, परंतु दूसरे टेम्परेट और सब टेम्परेट जोन्स में ये आसानी से उगाए जा सकते हैं। ओरिजिनल हिस्ट्री अगर फ्लावर की देखी जाए, सनफ्लावर की देखी जाए, तो सूरजमुखी पादप मेक्सिको तथा पेरू का मूल निवासी है ये। और ये 1787 में फ्रांस व इसकी तरह हंगरी, रूस व यूरोप के अन्य देशों में पहुंचा, जहां इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल भी है, बहुत कॉमर्शियल है, इससे काफ़ी कॉमर्शियल लाभ होते हैं। सूरजमुखी के बीजों में 40% तेल की मात्रा उपस्थित होती है। पिछले 2 दशकों से कोलेस्ट्रॉल न होने से खाद्य तेल के रूप में भी इसके तेल की मांग की जा रही है और बहुत अत्यधिक यूज़ किया जा रहा है। यूरोप और एशिया सूरजमुखी उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। आज विश्व में इसका 15,760 टन जो है वो इसका उत्पादन हो रहा है। फिर अगर हम बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो सूरजमुखी जो है वो एस्ट्रेसी फैमिली का है और ये 1 वर्षीय है, अनब्रांच्ड है, 5 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा होता है ये। और ये एक ब्रांच्ड प्लांट है। इसका जो तना होता है वो एरियल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है। और आप देखेंगे कभी इसको हाथ लगा के तो ये हेरी भी होता है। और ये पत्तियां जो होती हैं वो कोलाइन और रैमल होती हैं, क्योंकि ये अधिकतर कोलाइन होती हैं खाली, क्योंकि पत्तियां खाली जो है वो अशाखित होता है, इसलिए स्तंभ पे लगी हुई होती हैं। पर्ण सरल होते हैं, अंडाकार होते हैं, हृदयाकार भी होते हैं। इनके जो मार्जिन है वो डेंटेट होती है, मीन्स दंतूर होती है, और एक्यूट एपेक्स होता है। इसकी जो सतह होती है वो थोड़ी थोड़ी रोमिल होती है और इसमें एकाश्रीय मतलब यूनिकॉर्सेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, एकाश्रीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैपिटोलम टाइप का होता है, जिसमें इन्वॉल्यूकर से घिरा रहता है। सूरजमुखी में सभी आकार के पुष्प मिलते हैं, जैसे कुछ छोटे, कुछ 20 to 30 सेंटीमीटर के और कुछ बड़े भी होते हैं। इसके जो कैपिटोलम होता है वो हेट्रोगैमस होता है, मतलब परिधीय पर और बिंब पुष्प मतलब रे और डिस्क फ्लोरेट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो लिगुलेट होते हैं और स्त्री केसरी या नपुंसक तथा बिंब पुष्पक नलिकाकार व द्विलिंगी होते हैं। बायदल पुंज पेपर्स के रूप में होता है। और पुंकेसर जो होते हैं वो 5 होते हैं। सिंजेनेसिस होते हैं, मीन्स संयुक्त होते हैं ये। और एपिपेटलस होते हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, जिसे एपिपेटलस को दल लग्न भी कहते हैं। जो जयांग होता है वो द्विअंडपी होता है, बाइकापलरी होता है। संयुक्त अंडपी मीन्स जुड़ा हुआ। और बेसल, इसके अंदर जो बिचंड्यास पाया जाता है वो बेसल पाया जाता है। अंडाशय जो होती है वो इंफीरियर होती है। वर्तिका सरल होती है, वर्तिका द्विशाखी ऊपर से बाइफर्केटेड होती है और थोड़ी सी उसके ऊपर हेयरी भी होती है वो। इसके फल को सिप्सेला होता है जो कि बहुत ड्राई होता है और इंडिहेसेंस होता है और एक बीजी होता है, सिर्फ एक ही बीज पाया जाता है। बीज प्रकीर्णन में चिल्लग्न पेपर्स पैराशूट का कार्य करते हैं। जो पेपर्स मैंने बताया था आपको पहले, पेपर्स होते हैं इनमें,
वो पेपर्स जो है वो उसमें पैराशूट का काम करते हैं। ये तो इसका सारा बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में बताया मैंने आपको। अब अगर हम लेते हैं क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट और खेती के बारे में अगर हम देखें तो सूरजमुखी की जो खेती है उसकी सबसे पहले जो जुताई है वो खेत के समतल किया जाता है, फिर गोबर की खाद और एनपीके की खाद डाली जाती है उसमें। और भारतीय सूरजमुखी की जो फसल है वो जून जुलाई में शुरू कर दी जाती है। जून जुलाई में इसकी बोई जाती है और 7-8 महीने में ही इसकी कटाई हो जाती है। सूरजमुखी के बीज बोने के जो तरीके हैं वो 2-3 तरीके हैं, जैसे कि छटाई, खेत में घेरे गड्ढे बनाकर बीज डालना, हैंड सोइंग कहते हैं इसको, हाथ से डाला जाता है। और एक है सिंगल ड्रिल्स, मीन्स एक पंक्ति वेधन मशीन से इसको डाला जाता है। और एक है मल्टी रूट ड्रिल्स, कई उसके अंदर आप जो है ड्रिल करते हैं और अलग अलग संख्या में बीज डालते हैं। इनमें प्रत्येक पंक्ति में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों की दूरी कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी होती है। इसे पकने से पहले 3 या 4-5 बार सिंचाई कर दी जाती है इसकी। और फरवरी मार्च में जब पुष्पक्रम मतलब इन्फ्लोरेसेंस तैयार होता है, मैच्योर होता है, तब इसके दलपुंज गिर जाते हैं और उस समय पौधों को जमीन के पास से काटकर खेत में छोड़ देते हैं। पुष्पक्रमों को पक्के फर्श पर रखकर सुखा लिया जाता है। जब पुष्पक्रम पूर्ण रूप से सूख जाते हैं तब इन्हें थ्रेशिंग मीन्स मतलब उनको तोड़ना, थ्रेशिंग ड्रमों में डालकर बीजों को अलग कर दिया जाता है और एक स्टोरेज में इनको पूर्व बीजों को धूप में सुखाकर और स्टोर किया जाता है। इन सूखे बीजों का उपयोग तेल निकालने के काम में किया जाता है। सूरजमुखी की उपज 2 मुख्य बातों में निर्भर करती है, वो किस प्रकार की जमीन में बोई गई है और उसके पुष्पक्रमों का आकार, इन्फ्लोरेसेंस का आकार क्या है, उससे उसके तेल की प्रतिशत की मात्रा निर्भर करती है। अब हम अगर केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो इसके अंदर सूरजमुखी बीजों में तेल की बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। 27 से 45% तक इसके अंदर मात्रा पाई जाती है, इसीलिए कॉमर्शियल उसके अंदर यूज में बहुत लिया जाता है। सूरजमुखी के जो वसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड और लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है। तो ये जो है एक सेमी ड्राइंग ऑयल है। ये वायु के संपर्क में काफी समय तक रहने पर भी सतह पे एक हल्की सी परत बना लेता है, परंतु इसके तेल निकालने के समय फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में जो तेल निकलता है वो हल्के पीले रंग का होता है और दूसरी बार जब निकालते हैं तो वो बहुत गहरे रंग का होता है। सूरजमुखी में कुछ मात्रा विटामिन ई, टोकोफेरॉल की भी पाई जाती है और अधिक मात्रा स्टेरॉल्स की पाई जाती है। जो स्टेरॉल है उसमें साइटोस्टेरॉल और -7 स्टिग्मेटास्टेरॉल पाया जाता है। इसकी सनफ्लावर की बहुत वैरायटीज उगाई जाती हैं यहाँ पर। और इसके अगर हम यूजेस देखें, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसको भी कई वो जो है कई चीज़ों से हमें इसको बचाना पड़ता है प्लांट प्रोटेक्शन में। जैसे कि इसके अंदर जो डिजीजेज होती हैं वो ज़्यादातर पर्ण और स्तंभ पे होती है, इसे लीफ एंड स्टेम स्पॉट कहते हैं, जो ऑल्टरनेटा से पैथोजन से होती है। और एक स्टेम रॉट होता है जो स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोरम नामक पैथोजन से होती है। और इन दोनों फंगस के ये दोनों फंगस के रोग हैं और इनके रोकथाम के लिए फंजीसाइड्स का यूज किया जाता है। और इसमें इंसेक्ट पेस्ट जैसे मक्खियाँ, फाइलोटेरिया, नेमोनियम, एफिस, बीटल, ये भी बहुत इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो बर्ड पेस्ट, कई पक्षी जैसे तीतर, कबूतर, गुर्गल, ये पके पुष्पों को भी हानि पहुंचाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। और अगर हम यूजेस के बारे में देखें तो इसमें इसके सनफ्लावर के तो बहुत अत्यधिक यूज हैं, अभी इन दिनों तो बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जा रहा है।
जैसे वेजिटेबल घी में यूज करते हैं। सूरजमुखी तेल से जो हाइड्रोजनेशन से वनस्पति घी तैयार किया जाता है। और रिफाइंड ऑयल भोजन पकाने के काम में आता है। ये कम कैलोरी के होने के लिए हृदय रोगियों के लिए बहुत हेल्पफुल है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी स्थिर रखता है। और सलाद सॉइल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। ये सूरजमुखी तेल मार्गरेन और जानवरों की चर्बी के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा है। इस तरह एनिमल फैट के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। फ्यूल में अगर हम देखें तो अनरिफाइंड सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो अमेरिका में डीजल तेल के साथ 75 to 25 मतलब 75 सूरजमुखी और 25 डीजल के अनुपात में मिलाकर कृषि के मशीनों को चलाने के काम में लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल यूज हो गया इसका। तो इस तरह ये शुद्ध डीजल की तरह ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। पेंट और वार्निशेस में भी यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही, बहुत खूबसूरत लगता है। लंबे पौधे पीले रंग के बड़े बड़े आकर्षित फूल होते हैं। और लेबोरेटरी में स्पेसिमन के यूज में भी यूज किया जाता है। कंपोस्ट नेचर इसकी मैन्योर बचे हुए जो पादा पंख होते हैं उनको खेत में इकट्ठा करके खाद तैयार की जाती है। और ये सूरजमुखी के तेल को साबुन बनाने के काम में भी लिया जाता है।